नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और हम हर दिन 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको पता है कि हम सिर्फ 15 क्वेश्चन सिंपली सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ते, बल्कि हर एक क्वेश्चन के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं, है ना। और अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है तो उस कीवर्ड से रिलेटेड जितना भी स्टैटिक का पोर्शन है वो भी कवर करते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमने आज तक जितने पेपर किए हैं उसमें इतना ज्यादा हमने स्टैटिक का पोर्शन कवर किया है कि ऑलमोस्ट 30 to 40% जो हमारा सिलेबस है वो वैसे ही कवर हो चुका है। और जैसे जैसे हम 2025 तक पहुंचेंगे तो आपको समझ में आएगा जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे यूपीएससी के लिए जो हमें पढ़ने हैं वो हम इन्हीं क्लासेस के थ्रू पूरा कर देंगे, है ना। तो इस क्लास से होता क्या है कि आपका रिवीजन भी होता जाता है, जो आप पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं उन चीजों का यूज कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व करने में वो भी आपको पता चलता है ना। बाकी जो सेम ट्रिक्स है वो तो आपको पता ही है कि सेम ट्रिक्स का मतलब और कुछ नहीं बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज है। यूपीएससी की लैंग्वेज को अगर आप समझ गए तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना और भी आसान होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स होगी जो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि मंडे टू फ्राइडे ये क्लास होती है डेली, और दोपहर 2:05 पर आपको ये वीडियो अपलोडेड मिल जाती है। बाकी अभी तक हमने, आज है डे नंबर 55, पर डे नंबर 54 तक हमने क्या किया ये तो पता होना चाहिए। तो 2014 से लेके 2019 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं, और जो भी आप में से क्लासेस रेगुलरली ले रहे होंगे उन्हें पता होगा कि कितना बेनिफिट हो रहा है। प्लस डे नंबर 54 से डे नंबर 54 से हमने स्टार्ट किया है 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर, है ना, जिसमें हमने डे नंबर 54 में 2020 का जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसके फर्स्ट 15 क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस करेंगे जो कि होंगे 16 से लेके 30 तक के क्वेश्चंस। ओके। तो आप बिना टाइम वेस्ट करें, इतना आपके लिए ओवरव्यू जरूरी था क्लास से पहले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, जो भी नए बच्चे आते हैं उनके लिए। बाकी अब देखिए, अगर मेरी स्पीड किसी को स्लो लगे तो वो वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 पे कर लेना। अपना टाइम प्लीज वेस्ट मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट भी। साथ ही साथ अगर किसी ने स्टार्टिंग का पोर्शन स्किप कर दिया तो उसे बता देता हूँ, 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक आज हम कंप्लीट करेंगे। ओके, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चन हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। अब देखो, हर क्वेश्चन से पहले 15 सेकंड्स दूंगा, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा भी हो जाएगा, कभी 10 सेकंड्स दूंगा, कभी 20 दूंगा, कभी 15 दूंगा। ठीक है। उसमें क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, अपना आंसर मार्क करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या सही है क्या गलत है। ओके। अब ये जो क्वेश्चन है प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। आपको पता है प्रियम्बल हम पढ़ चुके हैं 3 बार, अभी प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज में 3 बार पढ़ चुके हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रियम्बल में क्या लिखा है। बट ये क्वेश्चन उससे थोड़ा बाहर था। ये क्वेश्चन था कि प्रियम्बल जो है वो क्या है। ठीक है, वो क्या है ये पूछ लिया इधर। ओके। तो अब ना एक बस चीज याद रखना कि आपको परफेक्ट आंसर ढूंढना है। ठीक है, आपको सबसे बेहतर आंसर ढूंढना है। ठीक है। अगर जैसे, चलो अभी बता दिया तो फिर आंसर पता चल जाएगा। 15 सेकंड दे रहा हूँ, थोड़ा सोच लो, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। ठीक है। चलिए, अब देखिए जरा, इतना टाइम बहुत था आप लोगों के लिए। पहली स्टेटमेंट जो हम देख रहे हैं, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का बट हैज नो लीगल इफेक्ट। हुआ क्या, जब उस प्रेशर में ये क्वेश्चन दिखा तो सबसे पहली चीज ही सबसे परफेक्ट लगी, विच इज ऑल्सो करेक्ट। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि हमें ज्यादा अच्छा आंसर ढूंढना है, हमें ऑप्शन दे रखे हैं ना। अगर सिर्फ इतना आता ये भी करेक्ट हो जाता, ऐसी बात नहीं है ये गलत है। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि सबसे बेहतर आंसर ढूंढना है। ठीक है, इसलिए बाकी 3 ऑप्शंस को पढ़ना भी जरूरी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस वाले ऑप्शन में। अब देखो, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा किसने कहा? केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के तहत उसमें ये बोला गया था कि यस प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। बोला गया
इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। नहीं यार, लीगल इफेक्ट इसका क्या है? लीगल इफेक्ट इसका कुछ ऐसा है कि इट इज नॉट एनफोर्सेबल, नॉट एनफोर्सेबल। और बाकी पार्ट्स में अगर आप फंडामेंटल राइट में आ जाओ तो आप समझोगे वो तो एनफोर्सेबल है। तो ये उसके साथ सेम कैसे हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। अब है बात फर्स्ट और फोर्थ की। ये बोला गया है इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ बोला गया था? केशव नंदा भारती केस, केशव नंदा, केशव नंदा भारती केस, केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। कब हुआ था ये केस? अब तो याद ही हो गया होगा, इतनी बार इसके बारे में बात कर चुके हैं हम 1973 में, है ना? उसमें ये बोला गया कि यस प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बोला गया बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। बिल्कुल, कि उनके बिना इसका कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर प्रियम्बल के जो हमारी कोर वैल्यूज है उनका यूज करके हम किसी और पार्ट में दिखा के इसका यूज करें तो वो वैसे हम उसे एनफोर्स करवा सकते हैं। बट इंडिपेंडेंटली इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, ये नॉट एनफोर्सेबल है, ये बात करेक्ट है। अब आपको समझ में आया होगा क्यों फर्स्ट और फोर्थ में से फोर्थ जो ऑप्शन है वो ज्यादा करेक्ट है। ये कर ऐसा नहीं है ये इनकरेक्ट है, बट ये ज्यादा करेक्ट है, और हमें ज्यादा करेक्ट जो है वही तो ढूंढना है जिसमें ज्यादा एक्सप्लेन करके ज्यादा सही चीज बोली हो। समझे? दिस इज द रीजन कि ऑप्शन डी आंसर मार्क किया गया था यूपीएससी के द्वारा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है ना गोल्ड ट्रांच, जिसे हम रिवर्स रिजर्व ट्रैच भी बोलते हैं, ये क्या है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन फिर से पूछा जाएगा इसके अराउंड, इसलिए इससे रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन और ऐड करी है आप लोगों के लिए, जो आप पढ़ सकते हैं, जो मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, बट रिवीजन के टाइम पे प्लीज पढ़िएगा। बाकी एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था कि ईयर वाइज जो पीडीएफ है वो प्लीज अपलोड कर दीजिए, है ना? तो देखो मैं डेली बेसिस पे अपलोड करता हूँ, है ना? पर मैं क्या करूंगा, जैसे अभी मुझे बस 3-4 दिन दो, 3-4 दिन में मैं 2018 2014 से लेके 2019 तक की, क्योंकि अभी तो यही कंप्लीट हुआ है, इनकी मैं ईयर वाइज पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आपके लिए क्या होगा, जब आप रिवाइज करने जाएंगे तो एक जगह आपके पास सारी पीडीएफ होगी। ठीक है, तो पीडीएफ का मिलती है आपको भाई पढ़ लेके टेलीग्राम चैनल पे। ओके, अब देखो आपके पास 10 सेकेंड्स है, जरा इसके बारे में सोच लो थोड़ा सा, फिर मैं बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। ओके, चलिए ये तो हमें पता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बट अभी वापस आएंगे इस पे, पहले हम पढ़ लेते हैं ना क्या है क्या नहीं है, फिर आते हैं हम ऑप्शन पे। ओके, देखो क्या है, ये किसके बारे में मैंने बात करी गई है? गोल्ड ट्रैच या फिर रिवर्स ट्रैच के बारे में। ठीक है, यहाँ पे बात करी गई है क्या ये? इट इज अ पार्ट ऑफ अ मेंबर कंट्रीज कोटा। जो भी आईएमएफ के मेंबर हैं उन कंट्री का जो कोटा है, जो पैसा वो वहां पे रिजर्व करते हैं, जो वहां पे वो पैसा डिपॉजिट करते हैं, उसका एक पार्ट है ये। कितना परसेंट पार्ट है ये? 25% का कोटा है। आप जितने भी पैसे आईएमएफ में जमा कर रहे हैं, हर एक कंट्री जो जमा करती है, जो भी इसकी मेंबर है, उसका 25% जो है ये उसका कोटा है। रफली याद रखना, आएगा वहां पे 25% ही। अगर आपको घुमाना होगा, ये क्वेश्चन फिर से दे दिया तो वहां 50 कर देंगे, 15 कर देंगे, 10 कर देंगे, 5 कर देंगे। याद रखना है 25% का कोटा है। जितना भी पैसा आप जमा करते हैं उसका 25% जो है आप उसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी होगी। यूजली इस पैसे का यूज कब किया जाता है? जब आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम आने लगती है, उसमें इश्यूज आने लगते हैं, तो क्या किया जाता है? आईएमएफ से पैसा ले लिया जाता है। कौन सा पैसा है? जो मैंने ही डिपॉजिट किया था वहां पे। समझे? तो इस वजह से क्या है, इस पे याद रखना एक बात जो यहाँ पे मैंने लिखी भी होगी। हाँ, इस पर ये अनकंडीशनल है इसका एक्सेस। 25%, जो ऑलमोस्ट 25% पैसे आप यूज कर सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन, कोई सर्विस फीस नहीं देनी, और इंस्टेंटली आप उसे ले सकते हैं। क्यों लेते हैं यूजली? जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जब इशू आने लगता है उस टाइम पर इस पैसे को यूज करते हैं और चीजों को ठीक करते हैं। समझे इस चीज को? हिस्टोरिकली इसका नाम गोल्ड ट्रांच क्यों रखा गया? ठीक है, क्योंकि हिस्टोरिकली गोल्ड में, इसमें गोल्ड की फॉर्म में पैसा रखा जाता था।
ठीक है, तो इसलिए गोल्ड ट्रांच रख दिया। अब इसका नाम रिवर्स ट्रांच, रिजर्व ट्रांच भी है। रिजर्व ट्रांच क्यों है? क्योंकि ये वही पैसा है जो वहां पर हम रखते हैं आईएमएफ में। समझे इस चीज को? तो बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। याद रखना, ये बाकी लोन्स की तरह नहीं है जिसमें कंडीशंस लगती है। इट इज अनकंडीशनल, आप निकाल सकते हैं कभी भी वो पैसा। ठीक है, बट याद रखना कितना परसेंट? 25%, उससे ज्यादा नहीं। ओके, आगे बढ़ यहाँ पे चलते हैं, सॉरी। अब देखिए क्या है, अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय आईएमएफ टू इट्स मेंबर। ठीक है, कितना परसेंट? 25%। क्या कोई कंडीशंस है? नहीं है। कोई फीस है? नहीं है। कोई सर्विस फीस है? नहीं है। गोल्ड नाम क्यों रखा गया? क्योंकि पहले इसमें जो पैसे जमा किया जाता था वो गोल्ड की फॉर्म में किया जाता था। ये चीज आपको याद रखनी है। किससे जुड़ा हुआ है? आईएमएफ के मेंबर्स ही इसको यूज कर सकते हैं। ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पार्ट नंबर 4 की बात यहाँ पे चल रही है। पार्ट नंबर 3 में फंडामेंटल राइट्स, पार्ट नंबर 4 में डीपीएसपी। डीपीएसपी अभी कल की क्लास में ही करवाया है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, क्योंकि आपको पता है जो चीज हमने पिछली 5 क्लासेस में करी होती है वो हम बार बार नहीं करते। 5 क्लास के बाद अगर वो चीज फिर से आती है तो हम उसे पक्का करते हैं, है ना? तो अगर कोई पहली बार इस क्लास को देख रहा है तो कोई बात नहीं, जब आप डे 1 से देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ आएगा डीपीएसपी हम कितनी बार कवर कर चुके हैं, और लास्ट की क्लास में भी कराया हमने, है ना? डे नंबर 54 या 53 में, आई गेस। ओके, अब देखो जरा, डीपीएसपी से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। सोच लो, समझ लो, और उसके बाद मुझे बताना क्या सही है क्या गलत है, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, अब देखिए, पहली दोनों जब आप स्टेटमेंट देखेंगे ये एक दोनों के एकदम विपरीत है, एकदम उल्टी है, एकदम ऑपोजिट है। तो आपको एक बात तो समझ आ जाएगी जैसे इन्हें देखोगे, इन दोनों में से एक ही ठीक होगी, है ना? बोला गया है दे शैल बी एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स, या डीपीएसपी जो है ये क्या है? ये वेलफेयर के लिए काम करने वाले कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये हमारे जो है ये एनफोर्सेबल नहीं है। एनफोर्सेबल अगर कोई चीज है तो वो कौन सी है? एनफोर्सेबल है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, एनफोर्सेबल है फंडामेंटल राइट्स। तो ये तो एनफोर्सेबल बिल्कुल भी नहीं है। जब ये गलत हुआ तो अपने आप ये ठीक हो गया कि दे आर नॉट एनफोर्सेबल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैं अभी लिखवा भी दूंगा ये क्या है क्या नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें वैसे तो हमने कवर कर लिया। फिर उसके बाद, द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट। बिल्कुल आर्टिकल नंबर 37 छाप दिया। आर्टिकल नंबर 37 में भी यह बात करी गई है। डीपीएसपी का ही आर्टिकल है, उसमें लिखा गया है कि ये इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके अंदर जो एम है, इसके अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं, वो किस लिए यूज होंगे? जब भी आप कोई लॉ बनाने जाएंगे तो इन सारी चीजों को नजर में रखते हुए आप लॉज को बनाएंगे, क्योंकि ये सारे किस चीज के लिए काम करते हैं? दे एम टू एस्टैब्लिश। डीपीएसपी क्या करते हैं? एम टू एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट, यहाँ पे स्टेट का मतलब स्टेट नहीं है, कंट्री है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है। यहाँ पे भी लिख देता हूँ, नॉन जस्टिसिएबल। मेन मेन बातें लिख देता हूँ। जस्टिसिएबल, ठीक है। उसके बाद ये तो लास्ट वाला जो है वो तो इधर लिखा ही है, द प्रिंसिपल लेड डाउन इन द पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट। ये बात एकदम करेक्ट है। तो 2 और 3 आर करेक्ट। बाकी अगर किसी को और अच्छे से पढ़ना है तो लास्ट की 2 क्लासेस देखना, वहाँ पे डीपीएसपी को जो है बहुत ही डीप में हमने पढ़ा है। ठीक है, बाकी ये तो सिंपल चीजें थी, बहुत ही टुच्चा सा क्वेश्चन था, सबको आना चाहिए ये। अब देखो जरा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर जो है फिर आ गया है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्लीज याद रखना जो मैंने आपको जो सेंट ट्रिक्स की बात मैं स्टार्टिंग में कर रहा था उसके बारे में मैंने आपको कुछ बताया था, अब आप वो देख लो। ठीक है, आपके पास है कितना टाइम? आपके पास है 15 सेकेंड्स, पढ़ लो आराम से, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है।
चलिए, ये चीज एक मिनट देखते हैं, बस आगे मैंने कुछ मेंशन किया है क्या? हाँ किया है, ठीक है। चलो, इसे तब देखेंगे हम। अब देखो जरा, बोला अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भाई बता दिया था, जब भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया हो तो समझ जाओ समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ी की जा सकती है। नीचे लिखा है अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। अच्छा जी, ठीक है। अब देखो जरा, आते हैं जरा अपने थोड़े से एक्सप्लेनेशन पे, दोनों स्टेटमेंट्स गलत है पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो जरा हुआ क्या। आर्टिकल नंबर 84 में ये देखा गया कि क्या रिक्वायरमेंट है किसी भी मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए। अगर कोई भी मिनिस्टर बनना चाहता है तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो आर्टिकल नंबर 84 मतलब कहाँ दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। कौन कौन सी है कि ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, जो ओथ है उसकी, वो कौन लेगा, ओथ एंड एफर्मेशन वो किसके सामने लेंगे, इलेक्शन कमीशन के सामने लेंगे, ठीक है। एज क्या होनी चाहिए, एज है 25 ईयर्स से कम का नहीं होना चाहिए अगर लोकसभा में मिनिस्टर बनना है, और अगर मिनिस्टर बनना है राज्यसभा में तो 30 साल से कम की उम्र नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं की प्रोविजन फॉर मिनिस्टर्स। आर्टिकल 75 में क्या लिखा गया है, अगर कोई भी एमपी जो है वो एज अ मिनिस्टर अपॉइंट होना चाहता, मतलब कि कोई भी अगर मिनिस्टर है, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ, कोई भी अगर एमपी है वो एज अ मिनिस्टर अपॉइंट होना चाहता है तो वो अपॉइंट हो सकता है, बट द थिंग इज दिस कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन जीतना होगा, ठीक है। मतलब कि अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ पी एमपी। मतलब आपको पता है ना, मैंने बताया क्या था आपको एक बार, जब हम लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड चीजें कर रहे थे, कि पार्लियामेंट में कोई भी अगर मेंबर्स बैठे हैं, चाहे वो राज्यसभा के हो लोकसभा के हैं, वो सारे एमपी हैं, बट अगर उन्हें मिनिस्टर बनना है तो इनमें से कुछ लोग ही क्या बन पाते हैं, मिनिस्टर बन पाते हैं। बाकी सब एमपी तो रहते हैं पर मिनिस्टर नहीं होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। ये जब मैंने आपको कब बताया था, जब हम प्राइवेट बिल की बात कर रहे थे और गवर्नमेंट बिल की बात कर रहे थे। तो ऐसे ही अगर कोई एमपी भी नहीं है और फिर भी मिनिस्टर बनना चाहता है, कोई यहाँ पे बैठा है और उसे गवर्नमेंट ने मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, तो अब क्या कंडीशन है, 6 महीने के अंदर एमपी तो बनना पड़ेगा, तभी तो तभी तो वो मिनिस्टर बने रहेंगे। समझे इस चीज को? तो टाइम कितने का दिया गया है, 6 महीने का टाइम दिया गया है, ठीक है। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उनके पास पहले से, ठीक है। अब उनकी डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बात क्या करी गई, उनके डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बात ये करी गई आर्टिकल 102 एंड लॉज में, कि अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि कॉम्पिटेंट होने चाहिए, ठीक है, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैंकरप्ट हो, ठीक है। फॉरेन सिटीजन नहीं होने चाहिए, पहले ही इधर लिखा है मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके। उसके बाद क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल कन्विक्शन अगर है भी तो 2 साल से ज्यादा का अगर कन्विक्शन है तो फिर वो नहीं बन सकते हैं एमपी या मिनिस्टर, ओके। अगर 2 साल से कम है तो हाँ बन सकते हैं, 2 साल से ज्यादा है तो नहीं बन सकते हैं, ओके। ये डिस्क्वालिफिकेशन के रीजंस है, याद रखना। अगर मिनिस्टर है भी और उसके बाद भी पता चला 2 साल की इम्प्रिजनमेंट हो गई तो वो गद्दी चली गई, समझ लेना, ओके। इलेक्टोरल ऑफेंस नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिफेक्शन, ये डिफेक्शन कौन सा है, एंटी डिफेक्शन की बात करी गई है। एंटी डिफेक्शन में क्या क्या आता है, एंटी डिफेक्शन का क्वेश्चन आने दो, पूरा स्टैटिक का पोर्शन कवर कर देंगे, ठीक है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, कि यहाँ पर लिखा गया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट। देखो, अगर आपको एलिजिबल टू वोट हो मतलब कि आप क्या हो, आप तो 18 साल से ज्यादा के हो, ठीक है। कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन अ स्टेट, इनको स्टेट में मिनिस्टर अगर बनना है, मतलब एमएलए अगर बनना है तो आपको एज चाहिए 25 से ज्यादा। अब ये बात तो एकदम ठीक लिखी है कि 6 मंथ्स, मतलब कि फॉर 6 मंथ्स इवन इफ शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ये बात एकदम ठीक है। बट हर एक पर्सन को जो कि एलिजिबल टू वोट है, मतलब 18 प्लस है, उसको आप मिनिस्टर नहीं बना सकते, समझे इस चीज को। तो क्योंकि यहाँ पर एज जो है वो 18 प्लस है, यहाँ पे एज है 25 प्लस, तो इस चीज की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है।
प्लस यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 years नहीं 2 years, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि 2 years से ज्यादा अगर किसी को क्रिमिनल ऑफेंस में कन्विक्ट किया जाता है तो उनकी जो सीट है वो चली जाती है, दे आर परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग एन इलेक्शन। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज थी जिसकी वजह से हमारी दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अब देखिए जरा, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 3 सेशन। अच्छा, मतलब कि मिक्स क्वेश्चन है, तो आपको देखना है क्या सही है क्या नहीं है, मेनली पार्लियामेंट के अराउंड ये क्वेश्चन घूम रहा है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लक्ष्मीकांत में आप पढ़ते ही हैं इसे। तो यू हैव इसके लिए कितना टाइम थे, 15 सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, अब देखिए, यहाँ आपके बेसिक्स के साथ थोड़ा सा वो खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं देखो। बोला गया है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही शी थिंक्स फिट। ये बात एकदम करेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं जहां भी उन्हें लगता है कि यहाँ पर आप सेशन करवा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब बोला गया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर आ गया है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सतर्क हो जाना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें बोला गया है कि इट प्रोवाइड फॉर 3 सेशंस। 3 सेशंस आपने कौन से देखे होंगे, आपने देखा होगा कि एक होता है बजट सेशन, एक होता है मॉनसून सेशन, एक होता है विंटर सेशन। बट द थिंग इज दिस कि ये तीन तो होते हैं, बट क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया है कि ये तीन होने चाहिए? चलो अभी देखते हैं। बोला गया है बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशंस। अब ना इसको आप दो ट्रिक से कर सकते हैं, कैसे? आपको मैंने क्या बोला है, जब भी वो आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, कुछ एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करें, समझ जाओ कि वो वहां पर उस स्टेटमेंट में कोई झोल है, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, वो इसको यहाँ पे एंड कर सकते थे बट उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, आपको हम और बताते हैं कि बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशंस, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये चीज बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज दी गई है वो अभी मैं नीचे लिख दूंगा, पहले थर्ड स्टेटमेंट में हूँ। देर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। अब आप जो ट्रिक पढ़ के आते हैं, जो आप पढ़ लेते हैं कब, एग्जाम से 1-2 महीने पहले वीडियोस आना शुरू होती है, वहां पे लिखा हो, जब भी कोई एक्सट्रीम वर्ड लिखा हो तो आप उसे गलत मानेंगे। यार देखो, ऐसा नहीं होता है, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में बहुत मुश्किल है ऐसा होना, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम हो, ठीक है। देखो यहाँ पर तो सारी चीजें पॉलिटी में तो वो चलेगी ना जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, जो नहीं लिखी है वहां पर आप एक्सट्रीम और नॉन एक्सट्रीम कैसे देखोगे? जैसे बिल्कुल ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी मिनिमम नंबर ऑफ डेज जो है वो पार्लियामेंट को नहीं रिक्वायर्ड होते हैं कि वो इतने दिन ही मिलेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि ये बहुत फ्लेक्सिबल है, जैसे भी नीड्स होगी, जैसा भी एनवायरनमेंट होगा, उस हिसाब से चीजें चलेंगी, ठीक है। तो बिल्कुल ये बात ठीक है, नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज चाहिए, क्यों? इट इज अ फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, इट इज फ्लेक्सिबल प्लस एज पर, फ्लेक्सिबल एज पर ऐसे लिख देते हैं नीड्स, कि जैसी नीड होगी वैसा काम हो जाएगा, उतने ही डेज हो जाएंगे, ठीक है। अगर ज्यादा नीड होगी तो ज्यादा दिन खिंच जाएगा सेशन, अगर कम नीड होगी तो कम दिन रहेगा, ठीक है। तो 1 और 3 करेक्ट है, बट सेकंड स्टेटमेंट में दिक्कत क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ये है कि नो मोर देन 6 months
shall pass shall pass between two sessions अरे चलो कोई नहीं, सेशंस, ठीक है। ये बस इतना लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। वहां पे कहीं नहीं लिखा कि 3 सेशन होंगे। तो क्या है ये 3 सेशन क्यों बोलते हैं? जैसे हम बजट, मॉनसून एंड विंटर सेशन बोलते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड नहीं है, वो तो बस ट्रेडिशन है। ये 3 सेशन जो है ये ट्रेडिशन है, ये आप याद रखना। नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड, ये बात याद रखना, ठीक है। तो अब दूसरी चीज क्या पता चल गई, जब भी थोड़ा एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश करें ना, समझ जाओ कुछ ना कुछ झोल है वहां पे। ओके। और प्लीज कुछ बहुत ज्यादा ये एक्सट्रीम एक्सट्रीम पॉलिटी में मत लगाया करो, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है फिर उन सारी चीजों से। आगे बढ़ते हैं। ओके। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन है, देखो अभी क्या है कि हम एंशियंट हिस्ट्री कर रहे हैं, है ना, एंशियंट हिस्ट्री कर रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि मैं आपको ये जो ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, ये वर्ड्स आपको करवाता हूँ कि इनका मीनिंग क्या होता है। क्यों करवाता हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों करवा रहा हूँ। ओके। अब द थिंग इज दिस कि ये क्वेश्चन तो जो है वो पूरा का पूरा कहाँ से बनाया गया, मॉडर्न हिस्ट्री से। तो ये तो अभी हमने कवर किया नहीं है। बट जो भी बच्चे एंशियंट हिस्ट्री करना चाहते हैं, आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं कि थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट 1 है, क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है, उसके 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए। अगले 2 हफ्ते में 2 चैप्टर्स और कंप्लीट हो जाएंगे। हर हफ्ते एक वीडियो आपको मैं देता हूँ, जिसमें एक चैप्टर में पूरा कंप्लीट करवा देता हूँ, और फिर आप तक वो वीडियो आ जाती है। तो आप उसे देख के अपना जो मतलब कि एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है न्यू एनसीईआरटी से, वो कंप्लीट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, आपको पता होगा कि कैसे चीजें कहाँ पे कितनी पढ़नी है, ठीक है। तो ऐसे ही कोशिश करूंगा मैं, ठीक है, कि आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के ना इंपॉर्टेंट जो ऐसे वर्ड्स है ना, वो आपके लिए ले आऊं, क्योंकि ऐसे 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही हैं। तो क्यों ना हम उन्हें ठीक कर लें। ओके। अब देखो जरा, औरंग, बनियान और बैनियन और मिरासीदार, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें हमें बताना था कि कौन सी चीज इसमें से सही लिखी है, कौन सी नहीं लिखी है। ओके। अब ये जो औरंग लिखा हुआ है, इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ स्टेट, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ स्टेट नहीं है, ये क्या है, ये औरंग जो है इट रेफर्स टू वेयर हाउस। वेयर हाउस बोल लो, या फिर वो जगह जहां पर जो गुड्स है ना उन्हें स्टोर किया जाता हो, उसे औरंग बोलते थे। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, रेफर्स टू वेयर हाउस और अ प्लेस वेयर गुड्स, मतलब सामान, आर स्टोर्ड, ठीक है। अब बाकी की ये जो है ये इंडियन एजेंट है ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल ठीक है। मिरासीदार उन्हीं को बोलते हैं जो रेवेन्यू पेयर्स होते हैं, डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर्स टू द स्टेट, उन्हें ही बोला जाता है। और ये कहाँ पर हमें देखने को मिला था, ये देखने को मिला था हमें अंडर, ये जो टर्म है ये हमें देखने को मिलती है रियोतवारी सिस्टम के अंदर, रियोतवारी सेटलमेंट सिस्टम के अंदर। ये रियोतवारी तो आपको पढ़ना ही होता है, तो उसके अंडर आपको ये देखने को मिल जाता, तो वहां पे आपका ये कवर हो जाता। इसलिए कहता हूँ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ना वो आप बिल्कुल पढ़ा करो, ये तो बिल्कुल आपको पढ़ना है। आगे क्वेश्चंस आएंगे, देखो मुझे पता है कौन से क्वेश्चन आगे आने वाले, कौन से नहीं आने वाले। तो मैं उतना ही स्टैटिक पोर्शन कवर करता हूँ जितना इस क्वेश्चन में दिया गया। अब मुझे पता है जब आगे रियोतवारी सेटलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो मैं वहां वो करवा दूंगा उसका स्टैटिक का पार्ट। मतलब छूटने कुछ भी नहीं वाला है, ठीक है। बट ये है कि हाँ, कल की क्लास में, परसों की क्लास में, या 4 क्लास आगे, 10 क्लास आगे, पर आएगा जरूर। ओके। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, 2 और 3 करेक्ट है, और ये इनकरेक्ट है। इस क्वेश्चन में और कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जिसमें लगाना है दिमाग मैं बताऊंगा। ओके। अब देखो ये क्वेश्चन जो आया, ये आया बुद्धिज्म से, ठीक है। अभी तक हमने एंशिएंट हिस्ट्री में बुद्धिज्म तक हम पहुंचे नहीं है, पर जब हम बुद्धिज्म में पहुंचेंगे तो मैं आपको सब बताऊंगा कि स्थाविरावादिन्स कौन थे, ठीक है। लोकोत्तरा वादन्स कौन थे, महासंघिकास क्या है,
ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको वहां पे बताऊंगा, महायान और हीनयान में क्या डिफरेंस है सब बताऊंगा आपको वहां पे। ठीक है। तो वहां पे ये आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, बट फिर भी आज के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लेंगे कि ये क्या चाहते थे क्या नहीं चाहते थे। ओके। बट आपके पास कितना टाइम है, महायान के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ, हीनयान के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो वहां से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। ओके। तो यू हैव 15 सेकेंड्स, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। अब देखिए आप इसे कैसे कर सकते थे, देखो स्थाविरावादन्स जो थे ये थे थेरावादा। थेरावादा से कौन निकला है, थेरावादा से निकले हीनयान, तो ये महायान से कैसे जुड़ेगा, बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। ठीक है। फिर ऐसे ही ये जो है लोकतरावादी सेक्ट वॉज एन ऑफशूट ऑफ महासंगिका। महासंगिका किससे जुड़ा हुआ है, महायान से। तो उससे ही क्या ये जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन ये क्या करते थे, देखो हीनयान में क्या हुआ, ये जो महात्मा बुद्ध थे उनको ये गॉड नहीं मानते, गॉड लाइक फिगर नहीं मानते थे। ठीक है। जो हीनयान थे। ठीक है। लेकिन जो महायान है, लोकतरावादिन्स है, लोकोतरावादिन्स हैं और महासंघिकास हैं, ये उनको गॉड लाइक फिगर मानते थे। और हीनयान कैसे मानते थे, उनको वो एज अ टीचर मानते थे। ओके। तो बिल्कुल ये इसी के ऑफ शूट हैं, और ये महायान से जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली ये डाइफिकेशन ऑफ बुद्धा को सपोर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि हम गॉड लाइक फिगर मान रहे हैं बुद्धा को। ठीक है, गॉड मान रहे हैं बुद्धा को। तो एकदम ठीक है। ठीक है। अभी हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपको इससे रिलेटेड समझ ना आए, क्योंकि आपको वो लीजेज लीनेज नहीं पता कि कहाँ से कौन निकला कहाँ से कौन निकला, बट ठीक है हम वहां पे कवर करेंगे तो मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। पर थोड़ा बहुत अभी समझ लो। स्थाविरावादन्स मतलब थेरावादन्स, थेरावादन्स मतलब हीनयान से जुड़े हुए। ठीक है। आर एसोसिएटेड विद अर्ली कंजर्वेटिव बुद्धिज्म। ठीक है। एंड एडहर टू अ मोर ह्यूमन पोर्ट्रेयल ऑफ बुद्धा। ह्यूमन पोर्ट्रेयल का मतलब क्या है, कि ये गॉड लाइक नहीं मान रहे, ये कैसे मान रहे हैं, एज अ टीचर मान रहे हैं, टीचर। ठीक है। नॉट दी महायान स्कूल, जैसे कि वहां पे ऊपर लिखा गया है, ये किससे जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं हीनयान से, याद रखना। ठीक है। फिर उसके बाद ये आ जाता है लोकोत्तरावाद सेक्ट जो है, ये प्रोमिनेंट ऑफशूट था महासंघिका सेक्ट का। द महासंघिका वर वन ऑफ द टू प्राइमरी अर्ली डिवीजन ऑफ बुद्धिस्ट कम्युनिटी आफ्टर द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। अभी याद रखना महायान अभी तक नहीं आया, महायान आता है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद। ठीक है। अभी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में अभी कौन आए हैं, लोकोत्तरावादिन्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनका कोर बिलीफ क्या था, इनका कोर बिलीफ ये था कि ये क्या मानते थे, नॉट मोर अ ह्यूमन बीइंग, किसको, बुद्धा को, और क्या मानते थे, अ डिवाइन और सेमी डिवाइन फिगर, मतलब ये गॉड लाइक फिगर मानते थे, किसको, बुद्धा को। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। फिर ऐसे स्थाविरावादन एंड महासंघिका जो है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया, अकर्ड ओवर अ डिफरेंस इन इंटरप्रिटेशन की सेकंड जो काउंसिल हुई उसमें ये अलग क्यों हो गए, क्योंकि अकर्ड ओवर डिफरेंस इन इंटरप्रिटेशन एंड एडहेरेंस टू मोनेस्टिक रूल्स। विनय, आपको पता है ना विनय पिटका क्या था, वो एक्चुअल में रूल्स थे कि क्या मोनेस्टिक रूल्स होने चाहिए। तो उसको लेकर इनके बीच में क्या हो जाता है, उनको लेके इनके बीच में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। जो महासंघिकास थे वो ज्यादा रिलैक्स्ड नॉर्म्स को मानना चाहते थे, बाकी जो स्थाविरावादिन्स थे वो क्या चाहते थे, वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी रूल्स को फॉलो करना चाहते थे। ठीक है। ये जो डियाइफिकेशन है इसका मतलब क्या है, कि गॉड लाइक फिगर किसी को माना जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो महासंघिकास मानते थे, है ना। वहीं से फिर आपको आगे देखने को मिलता है कि महायान बुद्धिज्म निकल के आता है सामने। ठीक है। चलिए, तो ऊपर मैंने बता दिया था, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बोला गया जो ये फर्स्ट हाफ था 19th सेंचुरी का,
इसमें बोला गया कि इम्पैक्ट क्या था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, अगर किसी को नहीं भी पता ना कि फर्स्ट हाफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ 19th सेंचुरी के, बट अगर इतना पता है कि कॉमन सेंस लगा के कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हो सकता है, इंडस्ट्रीज बनेगी, ठीक है, इंडस्ट्रीज बनने पर किसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्या चीजें होंगी क्या चीजें नहीं होगी, कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसकी भी जरूरत नहीं है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। अभी क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इनिशियल स्टेजेस में खुद सोच के आंसर मार्क करो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए अब देखो, सही आपको पता चल जाएगा, लास्ट से चलते हैं, क्यों गलत है वो देखते हैं। हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, ऐसे वो करेंगे? आप सोचो, मेरी सरकार चल रही है, मैं अपने इंपोर्ट्स पर हैवी ड्यूटीज क्यों लगाऊंगा? गलत। रेलवे लाइंस वर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हाँ, बट फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में ऐसा नहीं हुआ था कि रेलवे लाइंस को बिछाना शुरू कर दिया था, ठीक है, तो ये गलत हो गया। मशीन्स वर इंट्रोड्यूस इन इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर्स, ये गलत है, ये गलत है। कि मैंने आपको क्या बोला, जब भी आप वो इधर तक बोल सकते थे, मशीन्स वर इंट्रोड्यूस इन इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, समझ जाते, चलो ठीक है करी होंगी, इन लार्ज नंबर्स, और समझा रहे हैं आपको कि लार्ज नंबर में करी थी, ये भी नहीं। हाँ, हुआ ये था कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो उस टाइम पर जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स थे, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे, उनका बिजनेस चौपट हो गया, क्योंकि अब ये जो सामान बनाते थे ये थोड़ा सा महंगा होता था, बट जो मशीन से सामान बन रहा है वो बहुत ही सस्ता होता था, तो वो ज्यादा बिकना शुरू हुआ, और इस वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट क्या है, देवर रूइंड। फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी का मतलब क्या कर रहे हैं, ये 1801 से 1850 तक की बात कर रहे हैं, उस टाइम की बात ये कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया है, मैंने आपको यहाँ पर हर चीज लाके दे दी है कि क्या इम्पैक्ट हुआ था फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में, उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी, उसके सोशल इम्पैक्ट भी, इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्पैक्ट भी, और पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी, तो एक एक करके सबको देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो पहली स्टेटमेंट में मैं दे रखा था कि डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, हुआ क्या था कि अब जो ब्रिटिश गुड्स जो पैदा हो रहा था, सामने आ रहा था, देखा जा रहा था, वो मशीन से बन के आ रहा था, इट वॉज वे चीपर, ठीक है, किससे ज्यादा चीप था, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था उससे बहुत सस्ता था, इस वजह से रॉ मटेरियल जो है उसका जो सप्लायर बन गया था इंडिया, ठीक है, इंडिया रोल शिफ्टेड टू प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश फैक्ट्रीज। अब क्या हो रहा था कि इंडिया से रॉ मटेरियल जा रहा था ब्रिटिश, वहां पर सामान बन रहा था और वापस इंडिया आ जा रहा था, ठीक है, और बाकी जगह चला जा रहा था जहां भी बेचना है। फोर्स्ड लेबर जो है वो इंक्रीज हो गई थी, क्यों, अब यहां से जब रॉ मटेरियल भेजना है तो काम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या था, पहले अगर कोई काम एक हफ्ता लग रहा है, ये काम पर्टिकुलर काम होने में, वही सेम काम अब एक दिन में हो रहा है मशीन की हेल्प से, तो अब क्या है, अब लेबर ज्यादा चाहिए, ठीक है, किस लिए लेबर ज्यादा चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए, ओके, रॉ मटेरियल को सप्लाई करने के लिए, रॉ मटेरियल पर काम करने के लिए, हर चीज के लिए, है ना, ये तो आज के हिसाब से भी आप कंपेयर करोगे तो समझ में आ जाएगा। मॉडर्न इंडस्ट्री लिमिटेड थी, वाइल सम मॉडर्न मिल्स एमर्ज लेटर इन मिड 19th सेंचुरी, इसलिए अब समझ में आया होगा आपको कि वो जो इंडियन इंडस्ट्री वाली स्टेटमेंट थी वो क्यों गलत थी, कि हमें मिड 19th सेंचुरी के लेटर पार्ट में हमें तो देखने को मिली थी वो भी कुछ ही मॉडर्न मिल्स, बट हमें इंडिया में ऐसी कोई भी बड़ी मिल नहीं देखने को मिली थी, ठीक है। उसके बाद सोशल इम्पैक्ट क्या हुए, अब लाइवलीहुड जो है वो डिसरप्ट होने लगे, फोर्स लेबर होगी, तो ऐसा क्यों नहीं होगा, प्लस
जो हैंडीक्राफ्ट्स है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, तो क्या होगा, अब जो लोकल लोग हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो यही हुआ, आर्टिशियंस लॉस देयर जॉब्स, इंक्रीजिंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बनाइजेशन होने लगी। ठीक है, सिटीज ग्रू एज पीपल माइग्रेटेड, क्यों, वहां पे काम मिल रहा है इस वजह से। दो ऑफन टू पुअर कंडीशंस एंड न्यू सोशल क्लासेस इमर्ज, ये सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ, ये यूरोप में भी देखा गया था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था वहां पर भी। तो जो सिटीज हैं वहां पर जो लोग हैं वो माइग्रेट कर करके जा रहे थे जॉब्स के लिए, और उसकी वजह से क्या हो रहा था, उसकी वजह से अब लोगों को पुअर कंडीशन में भी रहना पड़ रहा था, क्योंकि उतना ज्यादा वहां पे हाई कॉस्ट थे रहने की जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये हर जगह वही सेम चीज होती है। ओके, बहुत सारे न्यू आइडियाज देखने को मिले, जैसे वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में आई है ना, आपको पता है 1813 में एजुकेशन से रिलेटेड इंडिया में काफी काम किया गया था उस चार्टर में। ओके, वो हमने डिस्कस किया। इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्पैक्ट्स क्या हुए, कि रेलवे डेवलप हुई है, ये नहीं बोला गया है कि बहुत सारे पार्ट्स में ये मतलब कि लाइंस बिछा दी गई है, नहीं, डेवलपमेंट हो रहा था रेलवे का, रोड्स का, टेलीग्राफ्स का, प्राइमली सर्व्ड ब्रिटिश स्ट्रैटेजिक, अब सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो आप इसीलिए तो रेलवे बिछाई थी। ठीक है, कि रेलवेज के थ्रू क्या किया जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाया जाएगा। फिर पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करें तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या था, कि जो कॉलोनियलिज्म है वो स्ट्रेंथन हो गया और ज्यादा। ठीक है, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रीइंफोर्स ब्रिटिश इकोनॉमिक कंट्रोल एंड एक्सप्लॉइटेशन, इस वजह से सीड्स ऑफ नेशनलिज्म, अब क्या है कि जब इतनी ज्यादा पॉवर्टी होगी है ना, अब लोगों को गुस्सा उनके अंदर आएगा। जब तक देखो होता क्या है, जब तक लोगों के पास काम है, ठीक है, वो क्या करेंगे, सुबह अपने काम करने जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, अपना काम करके घर आएंगे। फिर उनके पास इतना टाइम नहीं है कि अ, वो ये सारी चीजें कर सके कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठा रहे और ये सब, है ना। इसीलिए आपको देखने को मिला था कि इनिशियली जो भी लोग थे वो अपर मिडिल क्लास से थे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठा रहे थे, है ना, यही रीजन था। The stark economic disparity and exploitation fueled the rise of economic nationalism and demand for self-reliance, क्यों, क्योंकि अब समझ में आने लगा कि भाई ये तो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, और अब जब कुछ करने को है नहीं तो हम क्या करेंगे, हम जाके प्रोटेस्ट करेंगे। इस वजह से उस टाइम पर नेशनलिज्म जो है वो बढ़ने लगा लोगों के अंदर। ठीक है, कि हम अपने आप अपना काम कर लेंगे भाई, तुम निकलो। ओके, तो ये मार्क कर दिया था, बिल्कुल मार्क कर दिया था। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा क्या सही है क्या गलत है। अब देखो क्या है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं मान सकता हूं कि इट इज रिलेटिवली ऑन द हार्डर साइड, क्यों, क्योंकि उस टाइम पर अलग अलग डायनेस्टी के अलग अलग किंग्स के बारे में, उनके कब ईयर आए, किस ईयर में वो आए, वो याद रखना इज वेरी डिफिकल्ट। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि कट ऑफ जो 50% से नीचे जा रही है वो उसका रीजन है। तो आप बहुत ज्यादा प्रेशर मत लेना इन चीजों का, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, आपको पढ़ना भी चाहिए, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर वहां पर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इतनी टेंशन मत लेना, क्योंकि आपके साथ साथ बहुत लोग हो रही है, सब इतने प्रेशर में होते हैं, कभी पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे, कभी ज्योग्राफी के, कभी हिस्ट्री के, कभी इन्वायरमेंट के, कभी करंट अफेयर्स के। तो उस टाइम पर रिवाइज करके इसको याद रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, कि उस 2 मिनट के अंदर इसे सॉल्व भी करना है, समझे इस चीज को। तो टेंशन मत लेना, अगर 2 ऑप्शन तक पहुंच जाओ कुछ एलिमिनेट करके तो सॉल्व कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, बहुत क्वेश्चन है आगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि जो प्रतिहारास है, ये गुज्जर प्रतिहारास की बात कर रहे हैं। किंग भोज के अंदर जो इनका राइज देखने को मिला, ये कौन कब देखने को मिला था, ये मेनली जो है वो 9th सेंचुरी में देखने को मिला था, टू बी प्रिसाइज 1830 से 1880s तक। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैं तो प्रॉपर ही लिख देता हूँ, चलो 836 से लेके 885 तक। कब है ये, सीई एडी में क्या सिमिलैरिटी है वो मैंने आपको बता दी थी जब एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास मैंने आपको करवाई है उसमें, है ना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा फॉलोवर पावर अंडर महेंद्र वर्मन वन, ठीक है, ये कब हुआ। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो डायनेस्टी है कहीं ना कहीं 6th और 7th सेंचुरी में थी, तो वहीं पे हुआ होगा, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये 6th सेंचुरी से 7th सेंचुरी तक कहीं ना कहीं थी। फिर उसके बाद चोला पावर देखे, तो अब चोला जो है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि दो चोला थे, है ना। एक हमें बहुत पहले देखने को मिले, एक हमें बाद में देखने को मिले। तो एक जो बाद में देखने को मिले उसमें ही कर्नाटका वन थे। इन ये मतलब कि कौन सी सेंचुरी में थे, तो आपको 10th सेंचुरी में देखने को मिलेंगे, मेनली 907 से 953। 953 953 953 सीई। उसके बाद
जो ये पाल डायनेस्टी है फाउंडेड बाय गोपाला, ये कब फाउंड करी गई थी? तो ये तो आपको याद होना चाहिए था, 8th सेंचुरी, ये तो आप पढ़ते भी हैं बेसिक्स में, है ना? तो 950 सी। अब उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं, सबसे पहला कौन सा है? सेकंड, फिर क्या है फोर्थ, फिर क्या है फर्स्ट, फिर क्या है थर्ड। सेकंड फोर्थ इधर ही है, ठीक है। तो कई बार वो आपको ऑप्शन ऐसे बना के देते हैं कि अगर आपको ये पता होगा 2 और 1 में से क्या पहले है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इनके बीच में बहुत डिफरेंस है, उन्हें भी पता है यार, याद रखना मुश्किल है। उन्हें भी पता है, याद रखना मुश्किल है। तो अगर आपको ये पता हो कि चोला जो है प्रणटका वन वाला जो चोला था, वो 10th सेंचुरी के टाइम का था, ठीक है। वो पहले वाला नहीं था, ठीक है। पहले तो बहुत ही पहले आ गए थे, हमने कल की क्लास में भी देखा है, ठीक है। हमने कल की क्लास में भी देखा है, जो इंडियन एंशंट हिस्ट्री की है, कि ये तो बहुत पहले आ गए थे, जो पहले चोला थे। बाद वाले चोला की यहाँ पे बात करी गई। तो अगर इतना बड़ा डिफरेंस आपको थोड़ा भी समझ में आता 400 साल का, तो आपको समझ आ जाता कि 2 पहले आएगा, और फिर आप 2 ऑप्शन पे पहुंच जाते, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने इतना वाइड डिफरेंस वाले ऑप्शंस बनाए थे, ओके। बट फिर भी इट वाज रिलेटिवली ऑन द हार्डर साइड, तो इतनी टेंशन मत लेना अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो तो, ओके। अब देखो जरा, हुंडी पोस्ट हर्षा पीरियड, ये अभी हमने कवर नहीं किया है, ठीक है। ये हम कवर करेंगे आगे आने वाले सेशंस में एंशिएंट हिस्ट्री के, ठीक है। तो उसमें मैं आपको करवाऊंगा कि हुंडी है क्या, ओके। बट आज की क्लास है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, हुंडी एक्चुअली क्या था कि जब भी आप ट्रेड करते थे तो उस टाइम पर एक बिल जारी किया जाता था कि ये बिल है। उसी बिल को क्या है बोला जाता था हुंडी, अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बट क्या है कि इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ याद नहीं रख सकते, सीधा टर्म का क्वेश्चन था, है ना। तो उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट इतना दिमाग में रखना, आगे आने वाले सालों में क्या कर सकते हैं, पेयर वाले क्वेश्चन में डाल सकते हैं, ठीक है। उस उसके बाद देशेर कथा। अब देखो क्या है ना, ये क्वेश्चन आप यूजुअली पढ़ते नहीं है कहीं पे, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन या तो करंट अफेयर्स में रहे होते हैं, या तो किसी वजह से न्यूज में आ गए हैं, ठीक है। बट आप इन्हें ऐसे नहीं कर सकते कि आपने ये मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा और उसके बाद आपको ये याद भी रहा, ठीक है। क्योंकि इतनी सारी चीजें पढ़ने के लिए हर एक बुक के बारे में तो आपको, चलो अगर एक बारी को देशेर कथा पूछा होता तो आपको पता होता है एस जी देवसकर जो है उनकी ये बुक है। बट उसके बारे में पूछ लिया है, विच इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि आप हर बुक के बारे में पढ़ें। तो अब क्या है, यहाँ पर काम आती है क्या? यहाँ पे काम आती है कॉमन सेंस। अब इसमें जो है आप तीनों स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक कॉमन सेंस देखने को मिलेगी। वो कॉमन सेंस क्या है, वो आपको समझनी, ठीक है। देशेर कथा, देश में जो चीजें हो रही है उसके ऊपर यहाँ पे लिखा होगा देशेर कथा, यही समझ में आ रहा है। अब जरा 3 स्टेटमेंट्स पढ़ो, 15 सेकेंड्स आपके पास, फिर मैं बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए अब देखिए जरा, It warned against the colonial states hyptonic conquest of mind। क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही है कि देशेर कथा, मैंने वही बोला ना कि देश में जो हो रहा है उसके बारे में चीजें बताई जा रही है ना, वही कथा है। तो बिल्कुल, चलो इसको हम लूप में रख लेते हैं कि क्या पता हो भी सकता है, नहीं हो सकता कि वॉन्ड अगेंस्ट बोला था या नहीं बोला था। इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेस एंड फोक सॉन्ग्स। देखो ऑप्शन से आप क्या पता कर सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा एक ही स्टेटमेंट गलत है, नहीं तो या तो कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो चलो इसे भी आप लूप में रख लो, ठीक है। कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर कथा है तो यार हाँ स्ट्रीट प्लेज और फोक सॉन्ग्स की बात तो कहीं ना कहीं करी जाएगी, है ना, ठीक है। द यूज ऑफ देश बाय देवसकर वॉज इन स्पेसिफिक, आया एक वर्ड, स्पेसिफिक कंटेक्स्ट
ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल, जब देश की बात करी गई है तो देश में सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली बंगाल की बात क्यों करी जाएगी? अगर बंगाल से रिलेटेड ही बात करनी होती तो इसे वो चेंज करके यहाँ पे कुछ बंगाल से रिलेटेड नाम रखते, उसकी कथा रखते। बट जब उन्होंने देश बोला है तो वो स्पेसिफिक कंटेक्स्ट बंगाल का क्यों रखेंगे, ये कॉमन सेंस थी जो आपको समझना था उस टाइम पर। और एक ऑप्शन गलत होती है आपको समझ में आ जाता, बाकी दोनों ठीक थे। ठीक है, ये बात आपको समझनी है, कुछ जगह आपको कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज याद रखना कि एक्चुअली हुआ क्या, कि ये देश का मतलब क्या था, इधर इंडिया की ही बात करी गई थी, इंडिया एज अ होल, पूरा का पूरा इंडिया की बात करी गई थी। प्लस जो अब क्या है ना, आपको एक चीज याद रखनी है, ये देशेर कथा जो है ये है किसकी, ये याद रख लेना। ये है किसकी, अब ये याद रख लेना। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज आपको याद रखनी है कि ये देशेर कथा एक्चुअल में कर क्या रही थी, आपको समझ में आएगा जब पहली दोनों आपने स्टेटमेंट्स पढ़ी तो आपको समझ में आएगा कि ये हाईलाइट कर रही थी, हाईलाइट कर रही थी, हाईलाइटिंग जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो रहा था ना कॉलोनाइजेशन का इंडिया के ऊपर, इंडियन सोसाइटी के ऊपर, उसके बारे में ये बात कर रही थी, ये पूरी की पूरी जो कथा है। ठीक है, तो हाईलाइटिंग साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन या फिर ऐसे लिख देते हैं कि कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी, ये याद रखना ये। अरे भाई साहब, ई रह गया बस, सोसाइटी। तो ये याद रखना कि क्या देशेर कथा क्या कर रही थी, वो ये काम कर रही थी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों पहली दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है और लास्ट गलत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन पैक्ट, चलिए, गांधी इरविन पैक्ट में बहुत सारी चीजें हुई थी, बहुत सारी चीजें नहीं हुई थी। मतलब गांधी जी ने बहुत सारी डिमांड्स मांगी थी, पर कुछ डिमांड्स को माना गया था और कुछ डिमांड्स को नहीं माना गया था। तो अब आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिमांड्स मानी थी, मांगी थी, फिर उनमें से कौन सी डिमांड्स मानी गई, कौन सी नहीं मानी गई, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के अराउंड ये क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास है 15 सेकेंड्स, थोड़ा सा सोच लो, समझ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, तो आंसर तो खैर हम निकाल ही लेंगे, आंसर तो इसका इजी सा है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, थर्ड गलत है इसमें। बट मेरा काम क्या है, आपको सबको समझाना, उसके बाद फिर से आ जाएंगे इस पे। ठीक है, अब देखो जरा, सबसे पहले कि जो भी ये सारी चीजें जो यहाँ पे लिखी गई हैं, ये ये जो है ये मांगी थी गांधी जी ने। ठीक है, कांग्रेस ने उस टाइम पर मांगी थी, बट इसमें से मानी कौन सी गई, सबसे पहले वो देखते हैं कि एग्री कौन सी करी गई। सबसे पहले कि प्रिजनर्स को निकाला जाएगा, बट कौन से प्रिजनर्स को, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं और जो वॉयलेंस में इन्वॉल्व नहीं थे, जो वॉयलेंस में इन्वॉल्व नहीं थे, ये माना गया। ऑर्डिनेंस जो थे, इमरजेंसी ऑर्डिनेंस जो उस टाइम पे लागू किए गए थे, जिससे कांग्रेस की जो एक्टिविटीज थी वो रोकी जा रही थी, ठीक है, उसको कर्ब किया जा रहा था, उसको विड्रॉ किया जाएगा, तो ये भी मान लिया गया था। ठीक है, जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी है जो कॉन्फिस्केट करी गई थी, जो कॉन्फिस्केट करी गई थी प्रॉपर्टी की, क्यों, जो भी लोग क्या कर रहे थे उस टाइम पर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उनकी जो प्रॉपर्टीज है उन्हें कॉन्फिस्केट कर दिया गया था।
ठीक है। या तो फिर क्या करा जा रहा था, उस पे फाइन्स कलेक्ट किए जा रहे थे, तो उसको क्या करना था, उसको अब वापस करना था जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी थी उसे, और जो भी फाइन्स लगे हैं उसे भी खारिज करना था, उसे भी इट वाज नॉट फॉलोड फॉरवर्ड। ठीक है। फिर उसके बाद सॉल्ट राइट्स की अगर बात करी जाए, तो हुआ क्या था कि आपको पता है कि सॉल्ट मार्च करी गई थी, सॉल्ट मार्च करी गई, सॉल्ट जो लॉ है उसको तोड़ा गया। ठीक है। तो अब क्या हुआ था, उसी के बाद देखा कि उस टाइम पर गांधी जी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए थे लंदन। ठीक है। तो इसी वजह से जब समझ में आया उन्हें कि जब तक कांग्रेस आके यहाँ पे नहीं बैठेगी तब तक कोई भी बात नहीं हो सकती। तो अब क्या हुआ कि सॉल्ट लॉ जब तोड़ा गया, तो उसके बाद बहुत सारे जो कांग्रेस के ऊपर थे, कर्बिंग एक्टिविटीज करी गई, कि मतलब उनके ऊपर बहुत सारे रेगुलेशंस लगाए गए कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। तो उन सबको हटाया गया, साथ ही साथ ये बोला गया जो राइट टू मैन्युफैक्चर है किसका, सॉल्ट का, और राइट टू कलेक्ट है सॉल्ट का, वो क्या किया जाएगा, वो इंडिया को दिया जाएगा, वो इंडियंस को दिया जाएगा। ठीक है। पर कौन से इंडियंस को, क्या कोई भी जाके कर लेगा, नहीं, जो भी लोग कोस्टल विलेजेस में रहते उनको। ठीक है। ये बात भी मानी गई। फिर पीसफुल पिकेटिंग, इसका मतलब क्या है कि जो लिकर है, फॉरेन क्लोथ शॉप्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर पीसफुल और नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग को क्या किया जाएगा, अलाउ किया जाएगा, परमिट किया जाएगा। ठीक है। द क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट कांग्रेस एग्रीड। अब इरविन, जब हम कुछ मांग रहे तो वो भी तो कुछ मांगेंगे हमसे। ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या मांगा और वो क्या क्या हमने माना, मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने माना कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हमने स्टार्ट करी है, सॉल्ट लॉ से स्टार्ट हो गई थी ना, वो जब सॉल्ट लॉ तोड़ा था, तो उसको सस्पेंड किया जाएगा। ठीक है। सेकंड चीज ये थी, फर्स्ट राउंड टेबल में कांग्रेस ने पार्ट नहीं लिया था, गांधी जी ने पार्ट नहीं लिया था, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अब गांधी जी जाके बैठेंगे। सिर्फ यही एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसमें कांग्रेस ने पार्ट लिया था, ना फर्स्ट में लिया था ना थर्ड में लिया था, बस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसमें कांग्रेस ने और गांधी जी ने पार्ट लिया था। अब रिजेक्ट क्या करी गई चीजें, रिजेक्ट सबसे पहले जो ऑप्शन नंबर 3 में वहां पे लिखा गया है कि पुलिस ब्रुटैलिटी जो है उसके ऊपर इंक्वायरी करी जाए, ऐसा मांग ऐसी मांग करी गई थी कांग्रेस के द्वारा, बट उसको नहीं माना गया, इट वाज रिजेक्टेड। साथ ही साथ जो भगत सिंह जी थे, राजगुरु जी थे, सुखदेव जी थे, उनको जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा थी उसको कॉम्यूट करने की बात करी गई थी, बट इसको भी नहीं माना गया। उन्होंने क्या माना, बस कि जो भी वायलेंस में इंक्लूडेड नहीं थे उन्हीं पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा जाएगा। ठीक है। तो इनकी रिक्वेस्ट करी गई थी इनको कॉम्यूट करने की, पर माना नहीं गया। ठीक है। इरविन ने नहीं माना, ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं मानी। अब आ जाओ जरा, अब इसमें थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत हो गई आपको पता है, कि गांधी जी का जो सजेशन था कि आप जो पुलिस अब ब्रुटैलिटी है, पुलिस जो अपनी पावर का एक्सेस यूज कर रही है, उसको क्या करना है, उसके अगेंस्ट आपको इंक्वायरी करनी है, तो ये एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ठीक है। ये एक्सेप्ट नहीं किया गया था, पर ये मांग रखी थी सामने। ठीक है। कांग्रेस पार्टिसिपेट करने वाली थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, बिल्कुल, दिस वाज द ओनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें गांधी जी ने और कांग्रेस ने पार्ट लिया था। विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेटेड इन कनेक्शन विद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बिल्कुल ये तो उनकी मांग थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो ये भी मान ली गई थी। ठीक है। रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज विद वायलेंस, है ना, पहला पॉइंट ही हमने ये देखा था। ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, तो 1 to 4 करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ओके, यहाँ पर मंथली एक जर्नल दे रखी है, फर्स्ट मंथली जर्नल, ये किसने निकाली थी, ये बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन था, स्टैटिक क्वेश्चन था कि विट्ठल विध्वंसक जो है वो किसने निकाली थी। ठीक है। और ये फर्स्ट मंथली जर्नल थी किससे रिलेटेड, अनटचेबल पीपल से रिलेटेड, है ना, ये जो सोशल, ये जो सोसाइटी थी, अनटचेबल पीपल जो थे उस टाइम पर सोसाइटी में जो वो लोग थे, उनसे रिलेटेड पहली मंथली जर्नल किसने निकाली। ठीक है। तो उसका नाम क्या था, विट्ठल
विध्वंसक। और ये याद रखना, अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विट्ठल विध्वंसक फर्स्ट मंथली जर्नल थी कि किससे रिलेटेड थी। याद रखना, अनटचेबल पीपल से रिलेटेड थी। ओके। तो अब इसमें तो टाइम देने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि स्टैटिक का एकदम ये क्वेश्चन है। तो याद रखना कि जीबी वालंकर जो है, उन्होंने इस जर्नल को निकाला था, पब्लिश किया था। ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, ज्योतिबा फूले के बारे में हम प्रीवियस ईयर पेपर में कर चुके हैं। ठीक है। गांधी जी के बारे में आप यूजुअली सब कुछ पढ़ते ही हैं, और भीमराव अंबेडकर जी के बारे में भी आप सब कुछ पढ़ते ही हैं। तो आप क्या करना, एक बार इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना मेरे कहने से, क्योंकि अगर इनके बारे में पूछा जा सकता है तो बाकियों के बारे में भी पूछा जा सकता है आगे आने वाले सालों में। गांधी जी ने तो जो काम किया जो नहीं किया वो सब आपको पता होना चाहिए। अंबेडकर जी ने जो काम किया जो नहीं किया वो आपको पता होना चाहिए। ज्योतिबा फूले जो है, इनसे रिलेटेड तो एक अभी मूवी भी आई है, तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप ये याद रखना, बस इनकी लाइफ से पढ़ो कि इन्होंने किस जगह काम किया, कौन कौन सी अगर जर्नल निकाली है तो कौन कौन सी जर्नल निकाली, कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं। साथ ही साथ ये याद रखना कि कौन सी वो जगह है जहाँ पर इन्होंने काम किया है। ये सारी चीज़ें आप ऐसे इनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो क्या होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से चलेगी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि हर एक फ्रीडम फाइटर के बारे में जाके पढ़ें। क्यों? क्योंकि यार वो बहुत बड़ा काम है, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, बट आपको क्या करना है, उन फ्रीडम फाइटर्स को टारगेट करना है जो आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं। ठीक है। तो उससे आपको क्या होगा, आपकी जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा जिसे हम कहते हैं कि कम हो जाएंगी करने के लिए, और आप वो मेन मेन लोगों के बारे में पढ़ पाएंगे जिनके बारे में या जिनको ऑप्शंस में रखा गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भी वन वर्ड क्वेश्चन है। ठीक है। ये भी आपको देखने को मिलेगा एंशंट हिस्ट्री के लेक्चर्स में कि ये द्रोणवाप और कुल्यवाप क्या है। एक्चुअली क्या है कि ये जो है लैंड को मेजर करने का एक सिस्टम है। लैंड को मेजर करने का एक सिस्टम है, और ये हमारी एंशंट हिस्ट्री के लेक्चर्स में आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि वहां पे ये टर्म्स दी गई हैं, तो आपको ये पता भी होनी चाहिए। ओके। तो बहुत सिंपल था ये, इसके बारे में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अशोका अशोका के बारे में कल हमने कुछ चीज़ें देखी थी, है ना, जब हमने एंशियंट हिस्ट्री का लेक्चर किया था। तो मैंने आपको एक चीज़ इनके बारे में बताई थी कि ये जो धामा को प्रोपोगेट कर रहे थे उसमें इन्होंने ये बात बोली थी कि अगर आपको क्या करना है, आपको अपने रिलीजन के जितना ही, ठीक है, बाकी के रिलीजन्स जो हैं उनको भी उतनी ही इज्जत देनी है। ठीक है। अब क्या है कि उसी से रिलेटेड ये स्टेटमेंट बना दी गई, whoever praises his religious sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect with view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely। मतलब इन्होंने क्या बोला कि मैंने वो आपको बात बताई थी, ठीक है, उसके आगे की चीज यहाँ पे लिख दी आके, अगर आप उससे कनेक्ट करते तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते। ठीक है। वहां पे मैंने क्या बताया था कि आपको अपनी जितनी आप अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं उतनी ही आपको दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है। उसके आगे की चीज यहाँ पे लिख दी, और ऐसा जो नहीं करता वो अपने सेक्ट या अपने रिलीजन को ज्यादा इंजर करता है, ठीक है, इंजरीज प्रोवाइड करता है, रादर देन दूसरे के रिलीजन को जितनी वो हेट रख रहा है उससे ज्यादा उसके खुद के रिलीजन पर हेट आती है। ठीक है, ऐसा अशोका का कहना था। ओके। तो दिस वाज रिलेटिवली इजी, है ना। और अगर हम सीरियसली बात करें कि ये पूरा का पूरा कहाँ पे लिखा गया है, तो आप देखेंगे कि ये कहाँ लिखा गया है, मेजर रॉक एडिट रॉक एडिक्ट 12 में। 13 में क्या लिखा है, कालिंगा वॉर के बारे में लिखा है। ठीक है। 12 में क्या लिखा है, 12 में ये चीज लिखी है। ओके। अब देखिए जरा, यहाँ पे मैंने कुछ ऐड किया है समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन और कृष्णदेव राय के बारे में, जो आप पढ़ सकते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में हमने कल पढ़ लिया है। हर्षवर्धन के बारे में हमने सिर्फ ये चीज देखी थी कि हर्षचरिता जो है वो किसने लिखी है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं देखा था। वो अगले चैप्टर जो है उनमें ये चीजें आती जाएंगी तो हम वहां पे पढ़ते जाएंगे। ठीक है। और कृष्णदेव राया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पढ़ना ही है। विजयनगर एम्पायर में कुछ पढ़ो ना पढ़ो, कृष्णदेव राया के बारे में पढ़ना है। इनके बारे में हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी पढ़ा है। ठीक है। हर्षवर्धन के बारे में नहीं पढ़ा है, समुद्रगुप्त के बारे में हमने कल पढ़ा था। तो जरा हर्षवर्धन के बारे में देख लेते हैं।
समुद्रगुप्त के बारे में कहाँ पढ़ा है? कल के जो हमने एंशंट हिस्ट्री का लेक्चर लिया उसमें, है ना, वहां पे मैंने बताया था प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को बोलते हैं, है ना। प्रयाग मतलब प्रयागराज, इलाहाबाद याद रखना। प्रशस्ति मत मतलब क्या होता है कि जब हम किसी की प्रशंसा में कोई चीज बोलते हैं तो उसे प्रशस्ति बोलते हैं। तो इसलिए इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में किसके बारे में लिखा गया है? समुद्रगुप्त के की प्रशंसा करी गई है, उनके बारे में लिखा गया है। हर्षवर्धन 7th सेंचुरी के रूलर थे जो पैटर्नाइज करते थे मल्टीपल रिलीजन्स को, बट द स्पेसिफिक स्टाइल एंड कंटेंट ऑफ द कोटेड इंस्क्रिप्शन आर नॉट कैरेक्टराइज ऑफ हिज रेनायन और द पीरियड्स कम्युनिकेशन मेथड। इनके बारे में हम डीप में पढ़ेंगे एंशंट हिस्ट्री का जो लेक्चर है अब अगले हफ्ते जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, उसमें, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा क्या है इनके बारे में क्या नहीं है। ये तो बस छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। ओके, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही है। बाकी एंशंट हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है, आप वो देख सकते हैं। करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही हैं, आप वो देख सकते हैं। उसमें अक्टूबर और नवंबर की करंट अफेयर्स हमने पूरी कर लिया। आगे आने वाले 4 से 5 दिन में आपको दिसंबर की करंट अफेयर्स भी स्टार्ट होते हुए दिख जाएगी, ठीक है। तो हम धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो मैं आपके लिए लेके आऊँगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके 2026, 2027 और 2028 के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।